शुरुआत से हमारे देश में आचार संहिता नहीं था। 1960 में केरल विधानसभा का चुनाव हुआ। संसाधनों के जो दुरुपयोग है उस पर रोक लगाता है चुनाव के दौरान। सरकारी मशीनरियों के भी दुरुपयोग पर रोक लगाता है, आगे बताएंगे भी। साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग 4 राज्य और 1 यूटी में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की जो तारीख है वो घोषित कर दी है। वो 4 राज्य हैं वेस्ट बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और एक जो यूटी है हमारा पौंडीचेरी। केरलम नाम सुनकर के आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि केरल का नाम बदल करके केरलम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 5 राज्यों में है। अगर आप क्रम देखें, हम लोग क्रम की चर्चा करें तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 9 अप्रैल को 3 राज्यों में है, एक असम, पौंडीचेरी, केरलम। ये इसमें कितने तारीख को होंगे? 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, जिसका रिजल्ट आएगा 4 मई को, तीनों में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो हम लोग देख सकते हैं कि 23 अप्रैल को तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में मतदान होगा। वेस्ट बंगाल में 2 चरण में होगा, एक 23 अप्रैल को और एक 29 अप्रैल को। लेकिन कंबाइन रूप में सभी का जो घोषणा होगा रिजल्ट का वो होगा 4 मई को, 4 मई 2026 को। अब जिस तारीख को चुनाव का तारीख का घोषणा होता है उसी दिन आचार संहिता, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है। अब हम लोग एक छोटे से वीडियो में समझते हैं कि आचार संहिता होता क्या है, ठीक है। तो आचार संहिता के लिए कोई कानून अलग से बनाया गया नहीं है, बल्कि सभी पार्टियां मिलकर के इसको स्वीकार की है। बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे, जब चुनाव चर्चा में आता है आचार संहिता जरूर एक बार न्यूज में आता है। डिटेल से समझते हैं इस चीज को। हमारे संविधान में भी डायरेक्ट आचार संहिता के बारे में चर्चा नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 324 जो है वो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में प्रावधान करता है, लेकिन वो शब्द का चर्चा नहीं है। ऐसा चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है करने का, ठीक है। बाकी इसका अगर आप एम की बात करें कि क्यों इसको लाया जाता है, तो इसको इसलिए लाया जाता है ताकि सभी लोगों के लिए एक समान प्लेटफॉर्म बन सके। क्योंकि अब मान के चलिए कि एक जो सत्तारूढ़ पार्टी है, एक जो सत्ता में है कई एक सालों से, वो तो बहुत सारे लोग से आगे हैं जो अभी सत्ता में नहीं है। तो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं वो मिसयूज ना कर सके, आपस में एक आचार बना करके रखे, एक संहिता हो उसका, इसलिए बनाया गया है आदर्श आचार संहिता, ठीक है। निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक दिशा निर्देश दिया जाता है सभी व्यक्तियों को, अर्थात सभी कैंडिडेट को और सभी पार्टियों को भी, दोनों को भी। सत्ता पार्टी के द्वारा अनावश्यक शक्तियों के प्रयोग पर रोक लगाता है। सरकारी संस्थानों के संसाधनों के जो दुरुपयोग है उस पर रोक लगाता है चुनाव के दौरान। सरकारी मशीनरियों के भी दुरुपयोग पर रोक लगाता है, आगे बताएंगे भी। शुरुआत से हमारे देश में आचार संहिता नहीं था। 1960 में केरल विधानसभा का चुनाव हुआ और उसी में जो आचार संहिता है उसको लागू किया गया, प्रस्तावित किया गया उसी समय से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1962 में जब हमारे देश में लोकसभा आम चुनाव हुआ तो आम चुनाव में इसका प्रस्ताव दिया गया और 1967 में जाकर के लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह इसको लागू कर दिया गया। बाकी एसआर बोमई केस इससे संबंधित इसलिए है क्योंकि एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 1994 में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस समय जिस समय चुनाव की तारीख की घोषणा हो जाती है तो राज्य सरकार को या कोई भी होगा, केंद्र सरकार को भी कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लेना चाहिए, कोई नए योजना को लाना नहीं चाहिए। अभी तो केवल जो काम चलाऊ काम है, दिनचर्या के जो कार्य है उसको करना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो चुनाव के दिन है आप लोग देखते हैं कि पहले क्या होता था, आपस में झगड़ा हो जाता था। लोग इस दिन पैसा बांट देते हैं, पैसे बांट करके लोगों के लिए लोक लुभावन योजना ला करके अनाउंसमेंट कर करके शराब का वितरण किया जाता है, जिससे कि चुनाव जो है वो गलत तरीके से प्रभावित होता था। इसलिए और आप देखते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो अभी तो पोस्टर उस समय और भी हर दीवार पोस्टर से भर जाता था, इसलिए लाया गया था आदर्श आचार संहिता को। इसके प्रावधान क्या है, तो प्रावधान में आप देख रहे हैं कि सभा पर, जुलूस पर आदि पर नियंत्रण किया जाता है। इसका मतलब कि अगर आपको सभा करना है, जुलूस करना है, तो पहले आपको प्रशासन से परमिशन लेना होगा और अगर प्रशासन जो है वो सारे पार्टियों का हिसाब देखेगी किसका क्या क्या टाइमिंग है, उसके अनुसार अरेंज करके फिर आपको टाइम स्लॉट एलोकेट किया जाता है। ऐसे नहीं कि कभी भी आपको सभा करना है तो आप जनसभा को बुला लिए और भाषणबाजी शुरू कर दे, ये नहीं होता है, ठीक है। कोई नई योजना या फिर किसी अन्य नए लोगों का नियुक्ति नहीं हो सकता है। जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है कोई सरकार नई योजना नहीं ला सकती है, पुरानी योजना को चलाया जा सकता है। कोई सांप्रदायिक घोषणा नहीं किया जा सकता है या फिर धर्म को लेकर के कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है, कोई मंदिर या मस्जिद से अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे संप्रदायवाद बढ़ेगा और चुनाव गलत तरीके से प्रभावित होगा। मतदाताओं को, जो वोटर्स होते हैं, उनको डराने धमकाने लुभाने के लिए, उनको रिश्वत देने के लिए इस पर प्रतिबंध रहता है कि कोई भी पार्टियां, कोई भी व्यक्ति ये करके चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित न करे। बाकी सरकार क्या कर सकता है, तो सरकार
सरकार के जो मंत्री होंगे, अगर उनका कोई आधिकारिक दौरा चल रहा होगा तो चुनावी यात्रा से मर्ज नहीं करेंगे। मतलब कि अपने आधिकारिक दौरे को चुनावी यात्रा नहीं बनाएंगे, उसको एजेंडा नहीं बनाएंगे। जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो सरकारी मशीनरियों का जो दुरुपयोग करती है, जैसे कि वाहनों का, सरकारी वाहन पर जाकर के इलेक्शन प्रचार कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं अलाउ है। पता चला कि आपका चुनाव प्रचार के लिए आप निजी क्या बोलते हैं सरकारी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं, इसका मनाही होता है। बाकी कोई कर्मचारी होगा उसका ट्रांसफर सरकार नहीं कर सकता है, सरकार उसका ट्रांसफर उस समय नहीं कर सकता है। कोई मंत्री अधिकारी के दौरे ये बता चुके हैं चुनाव प्रचार के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके अगले डायमेंशन को और देखते हैं कि क्या इसके लिए कोई दंड का प्रावधान है, क्या अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो दंड के लिए प्रावधान है। तो पहले ही बता चुके हैं कि कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है इसको लाने के लिए, अपितु इस सर्वमान्य है, सभी पार्टियां मिल करके यह एक मॉडल कोड बनाई है। लेकिन फिर भी इसके जो प्रावधान है, इसके लिए तो कानून नहीं बना, लेकिन इसमें जो जो प्रावधान दिया गया है वो प्रावधानों के माध्यम से दंड दिया जा सकता है। दंड ऐसे दिया जा सकता है, उनके लिए कानून है। कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के माध्यम से, और बाकी मेनली जो इसके लिए बनाया गया है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1955, इसके माध्यम से दंड का प्रावधान है। तो अगर आप किसी को देख रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन कर रहा है तो आप कहां शिकायत करेंगे? तो इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, एप्लीकेशन है सी विजिल एप्लीकेशन है। आप इस पर फोटो खींचकर या फिर 2 मिनट का वीडियो बना करके अपलोड कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब वीडियो को आप क्लिक किए हैं उसके 5 मिनट के भीतर आपको अपलोड करना होगा और 100 दिन के भीतर में त्वरित उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसलिए नियम लगाया गया है ताकि कोई वीडियो के साथ छेड़खानी न कर सके, वीडियो के साथ एडिट न कर सके और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत न कर सके, इसलिए। बाकी एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, वो है डायल 1950। आशा करते हैं कि छोटे से वीडियो में आपको आचार संहिता के बारे में समझाने में सफल हुए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भरपूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।